चलिए जी, स्लाइड नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। हैं? चलें फिर पढ़े आज की हदीस, कुछ पढ़े आप में से। अल्लाह कौन पढ़े? डज नॉट, सर मैं पढ़े पढ़े पढ़ूं? पढ़ो पढ़ो बेटा पढ़ो। अल्लाह डज नॉट look at your figures nor at your attire, but he looks at your hearts and deeds. ठीक है, जज़ाकल्लाह। बहुत प्यारी हदीस है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को जो है ना आपकी शक्ल सूरत से, आपके ताकतवर होने से, कमज़ोर होने से, बड़े होने से, छोटे होने से, खूबसूरत होने से, बदसूरत होने से कोई सरोकार नहीं है। इसी तरह क्या आप पहनते हैं, किस किस्म के लिबास पहनते हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे लिबास में होते हैं, सूट पहनते हैं, हर वक्त महंगा तरीन कपड़ा पहनते हैं। तो कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है, बहुत नॉर्मल किस्म के कपड़े होते हैं। तो वो जो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को इन चीज़ों की परवाह नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं और आप कैसे क्या चीज़ पहनते हैं। उनको जो है ना आपके दिलों से और आपके जो आमाल हैं उससे जो है ना उससे सरोकार है। तो इसमें किसी को जो है ना, इसका मतलब ये है कि हम जो है ना अल्लाह ताला दिलों और अमाल को देखते हैं। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम जो है ना लोगों की ज़ाहिरी शक्ल सूरत और जो पहनावे वो पहनते हैं उसकी बेसिस पे लोगों को जो है ना न परखें, बल्कि वो देखें कि वो एक्चुअली वो लोग हैं कैसे। अच्छे लोग हैं, आपके साथ उनका ताल्लुक कैसे है, दीनदार लोग हैं, वालिदैन की खिदमत करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें आ जाती हैं कि उनके जो खूबसूरत वो बंदा होता है जो दिल से खूबसूरत होता है। शक्ल सूरत से खूबसूरती जो है ना वो मानवी नहीं रखती है। बंदा बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन जब जब जैसे जैसे उसकी उम्र ज़्यादा होती जाती है तो बहुत खूबसूरत लोग भी बदसूरत हो जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कपड़े हैं तो वो पहने जाते हैं, जो भी लिबास इंसान पहनता है अच्छा पहने, बेशक अच्छा पहने, लेकिन वो आपकी जो है ना अल्लाह ताला की नज़र में अच्छा होने क्या वो नहीं हो सकता कि वो उसकी बेस पे अल्लाह ताला जो है ना आपको नंबर दे। तो आप अपने दिल जो है ना साफ रखें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, बड़ों की इज़्ज़त करें और अल्लाह ताला की इबादत करें। दैट्स हाउ योर हार्ट्स विल गेट प्योरीफाइड। और इसी तरह आमाल जो है, जब आमाल अच्छे करेंगे तो आपका दिल भी अच्छा होगा और अल्लाह ताला आपको पसंद करेगा। उसके जो है ना अल्लाह ताला नंबरिंग करते हैं, बाकी चीज़ों की नंबरिंग नहीं करते। आपके अमाल जो है ना आप अपने साथ ले जाएंगे और क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उस बेस पे आपको परखेगा। ये नहीं परखेगा कि आप वो दुनिया में जो है ना बहुत खूबसूरत थे, बहुत अमीर थे, बहुत अच्छा लिबास पहनते थे। नो, बल्कि आप क्या लाए अपने साथ, आपके अमल क्या है, आपके अमाल क्या है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अच्छा पहने भी। ये भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर आप अमीर आदमी हैं तो वो आपके लिबास से ज़ाहिर होने चाहिए कि आप एक अमीर आदमी हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि वो उस वजह से जो है ना आप अपना तकब्बर में आ जाएं, उस लिबास की वजह से या अपनी कदर काट की वजह से या खूबसूरती की वजह से। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन चीज़ों से हमें बचाए और कोशिश करें कि अल्लाह ताला जो है ना हमें अच्छे अमाल और अच्छे दिल जो है ना दे और ताकि हम आखिरत में जब जाए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के साथ तो हमें जो है ना अल्लाह ताला जो है जन्नतुल फिरदौस में जगह दे सब लोगों को। आमीन। चलिए नेक्स्ट जो है ना हमारे पास जो है नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं एंड दैट चैप्टर इज चेंज हुई, स्लाइड चेंज हो गई है? यस सर। अच्छा, चले ये आज जो है हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, दिस इज अबाउट दी वेदरिंग एंड सॉइल। ये दो टॉपिक हैं मेन जो इस चैप्टर में कवर होंगे। अब पहले चैप्टर जो है, पहला टॉपिक अबाउट वेदरिंग की मतलब है। हमने बहुत पहले ये देखा था कि हमने कहा था कि अर्थ इज अ डायनामिक प्लैनेट। उसमें ये है कि इसमें चीज़ें जो है चेंज हो रही हैं वक्त के साथ साथ। जो है प्रोसेसेस दे आर टेकिंग प्लेस, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस। और उन प्रोसेस में हमारे पास जो है दो किस्म की प्रोसेसेस हैं। एक है प्रोसेसेस ऑफ एलिवेशन और दूसरा प्रोसेसेस ऑफ डी एलिवेशन।
जैसे आप देखें माउंटेन बिल्डिंग फिनोमेन है, जहाँ पे आपकी जो है ना continental plates when they collide together, so we get mountain building phenomena over there, and we get mountain ranges. And one of the example is the Himalayan mountain range, जो पाकिस्तान से शुरू होती है और जाकर भूटान तक नीचे जाती है, नेपाल भूटान तक जाती है। तो वो हो गया वोल्केनिक इरप्शन जो है। इसमें भी क्या होता है कि ज़मीन से जो है ना लावा बाहर आता है, एंड वी गेट एलिवेशन प्रोसेस इन एक्शन। उसमें आइलैंड जो है ना वो इंक्रीज होते हैं, जगह ज़्यादा होती है, और जो एलिवेशन है वो भी ज़्यादा होती है साथ साथ। डी एलिवेशन के प्रोसेसेस कौन से हैं? वेदरिंग और इरोजन। ये वेदरिंग हम पढ़ेंगे। वेदरिंग और इरोजन जो है ना ये डी एलिवेशन प्रोसेस है। इसके अलावा मास वेस्टिंग प्रोसेस है, जिसको हम नॉर्मल उसमें जो है ना आम फैम जबान में हम लैंड स्लाइडिंग जो है जिसको बोलते हैं, तो वो भी डी एलिवेशन प्रोसेस है। अब वेदरिंग क्या चीज़ होती है? वेदरिंग इज द फिजिकल ब्रेकडाउन or chemical alteration of rocks near on or near the surface। ठीक है। अब फिजिकल ब्रेकडाउन का डिसइंटीग्रेशन एक दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं। इट इज द फिजिकल वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड आर डिकम्पोजिशन। अगर हम दूसरे उसको जो ब्रैकेट में जो वर्ड्स हैं उनको यूज करें डेफिनेशन में, पहले भी कर लें, फिजिकल ब्रेकडाउन कर लें या फिर केमिकल अल्टरेशन कर लें, तो इसका मतलब यही है कि उसमें डिसइंटीग्रेशन होती है और दूसरे में जो है ना डिकम्पोजिशन होती है, केमिकल अल्टरेशन होती है, उसमें चेंज होती है। फिजिकल ब्रेकडाउन में क्या, अब इसको आगे जाकर हम जो है ना वेदरिंग की टाइप्स में जो है ना हम लेके जाते हैं, और वो उसकी जो पीछे हमने ये देखिए कि हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स की वेदरिंग होती है। एक फिजिकल वेदरिंग होती है, दूसरी केमिकल वेदरिंग होती है, बेस्ड ऑन दीज डेफिनेशंस। फिजिकल वेदरिंग या फिर उसको हम कभी कभी मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे हमने कहा कि इट्स द फिजिकल ब्रेकडाउन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो क्या होता है कि उसकी जो बेसिक पेरेंट मिनरोलॉजी होती है वो चेंज नहीं होती है। सिंपल ये होता है कि फिजिकल ब्रेकडाउन वन, जैसे आपकी इधर फिगर दी हुई है कि आपके पास एक ब्लॉक है, ये फिजिकली ब्रेकडाउन होकर जो है ना ये जो है ना आपके पास 8 ब्लॉक्स आ जाते हैं। 8 ब्लॉक के बाद आपके पास जो है 27 ब्लॉक हो जाते हैं। वक्त के साथ साथ जब जो है ना जो वेदरिंग फैक्टर्स हैं, जो क्लाइमेट है, टेम्परेचर और रेन हो गया, तो उससे जो है ना ये फिजिकल ब्रेकडाउन होती है। और इसमें जो पेरेंट रॉक की जो मिनरोलॉजी होती है या कंपोजिशन होती है, इट रिमेन्स द सेम इन दिस सेंस। इसमें दूसरी बात ये होती है कि इसमें जैसे हमने कहा कि मेटामॉर्फिज्म का चैप्टर हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस में सारे एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द चेंज, लेकिन उसमें एक एजेंट जो है वो डोमिनेट हो जाता है, जिसकी बेसिस पे उसको हम डोमिनेंट एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। अगर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर डोमिनेंट एजेंट है और कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म में होता है। ठीक है। इसी तरह जो डायरेक्शनल प्रेशर होता है वो डायनामिक मेटामॉर्फिज्म में जो है ना डायरेक्शनल प्रेशर जो है ना डोमिनेंट एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म होता है। इसी तरह ये जो दो टाइप की केमिकल वेदरिंग है और फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग है, दे एक्ट और दे गो साइड बाय साइड, लेकिन उसका एक का इफेक्ट ज्यादा होता है, दूसरे का इफेक्ट कम होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे ये फिजिकल वेदरिंग है, इट इज टेकिंग प्लेस। केमिकल वेदरिंग का भी पार्ट होता है लेकिन थोड़ा होता है। अब और एंड दीज टू वेदरिंग फिनोमेना दे एड ईच अदर। ठीक है, ये उनकी मदद करती हैं। अगर फर्ज करें कि आप के पास ये ब्लॉक 1 है, ठीक है, इसका अब नीचे उसने कैलकुलेशन दी है कि आप अगर इसको देखें, इसका एरिया कैलकुलेट करें तो 9 स्क्वायर इंचेस होगा ये ब्लॉक। और अगर फर्ज करें कि इसको हम डिसॉल्व करना चाहते हैं, पानी में डालते हैं, बड़ा सा पीस जो है ना आप चीनी का या फिर जो है ना ये क्यूबिक सिस्टम में आपके पास हेलाइट आता है, तो बड़ा सा फॉर एग्जांपल क्यूब ले लें हेलाइट का और किसी बर्तन में डाल के उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करें,
और दूसरे बर्तन में आप 8 पीसेस ले लें, ठीक है, तो वो आप कितना आपके पास आएगा 22.25 स्क्वायर इंचेस जो है ना, ये एक पीस का आ जाएगा। अब टोटल कितना हो जाएगा आपके 108 स्क्वायर इंचेस जो है ना वो आपके पास आ जाएगा। इसी तरह आपके अगर 27 पीसेस हो जाते हैं तो वो 162 इंचेस होते हैं। इसका मतलब जो सरफेस है जो अवेलेबल है, अब यही ब्लॉक है, अगर एक इसमें ये एक ब्लॉक डाल दें और इसी साइज के ब्लॉक के पीसेस करके आप सॉल्ट की दूसरे उसी इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर में डाल दें, एक ही किस्म का कंटेनर हो, और इसको आप स्टिर करें, तो आप देखेंगे कि नंबर 3 जो है, ये जो बहुत ज्यादा पीसेस हैं, दे डिजॉल्व अर्लियर एज कंपेयर टू द 1, क्योंकि इसका सरफेस एरिया जो है ना वाटर के साथ रिएक्ट करने का जो केमिकल वेदरिंग में शामिल होती है, उसमें क्या होता है कि टाइम ज्यादा लगेगा इसको डिजॉल्व होने में एज कंपेयर टू दिस। देखिए बहुत सारी जगहों पे हम जो है ना बर्तन हमारे पास बहुत बड़ा, आजकल आप शरबत बनाते होंगे अफ्तारी के वक्त, उसमें ये नहीं करते कि फ्रीजर से एक बड़ा सा पीस उठा के उसमें डाल देते हैं, उससे निकालते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में डालकर फिर पानी में डालते हैं ताकि वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाए, वो जल्दी से ठंडा हो जाए वो शरबत जो आप बनाते हैं। तो सेम इज द केस कि आप जो हाथ से जो है ना उसको ब्रेक डाउन करते हैं, दैट इज अ फिजिकल वेदरिंग, और जब आप उसको उसमें डाल देते हैं वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है ना, तो वो केमिकल वेदरिंग होती है। लेकिन उसमें आप ये देखें कि ये जो स्ट्रिक्टर सेंस में टीयरिंग ऑफ द पेपर जो है ना, आपने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए उसको, वो आपकी फिजिकल वेदरिंग में आता है। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है into one or more new minerals or components, डिसोल्यूशन में नई चीजें भी बनती हैं। अब बर्निंग ऑफ द पेपर, अब टीयरिंग ऑफ द पेपर तो क्या था, आपने फाड़ दिया पेपर, छोटे छोटे पीसेस में उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, बट द कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। इफ यू बर्न दैट पेपर देन दैट कन्वर्ट्स इनटू कार्बन, डिफरेंट वो चीज आ जाती है आपके पास, तो आपके पास नई चीज आ गई है, दैट इज कॉल्ड केमिकल वेदरिंग। तो आपके पास जो उमूमन जो क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, तो उसमें ये होता है कि व्हाट इज वेदरिंग, हाउ मेनी टाइप्स आर वेदरिंग आर देयर, एंड डिस्क्राइब, या फिर फिजिकल वेदरिंग, अगर कहीं डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ वेदरिंग इन डिटेल, तो फिर आपने फिजिकल और केमिकल दोनों वेदरिंग लिखनी है। अगर कह दिया जाए कि डिस्क्राइब ओनली फिजिकल वेदरिंग, तो हम आगे पढ़ेंगे कि फिजिकल वेदरिंग की टाइप्स कितनी है, फिर आपने जो है ना फिजिकल वेदरिंग को डिस्क्राइब करना है। या फिर अगर उसने केमिकल वेदरिंग के लिए पूछा है तो आप केमिकल वेदरिंग को जो है ना डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इसमें हमारे पास जो टाइप्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग आ जाती है, आप देखिए हमारे पास देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल वेदरिंग। फ्रॉस्ट वेजिंग, एक्सपेंशन रिजल्टिंग फॉर अनलोडिंग, वेदरिंग ड्यू टू अनलोडिंग जिसको कहते हैं, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन है, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये 4 टाइप्स हैं फिजिकल वेदरिंग की। और फिजिकल वेदरिंग में हमने कहा था कि इसमें जो है वो पेरेंट रॉक की मिनरोलॉजी या कंपोजिशन जो होती है, इट डज नॉट चेंज। अब एजेंट्स ऑफ वेदरिंग क्या है, देखें ना, एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म भी थे। एजेंट्स ऑफ वेदरिंग आपके पास वाटर है, विंड है, ग्लेशियर्स है, ठीक है, तो दीज आर द एजेंट्स ऑफ वेदरिंग which are responsible for changing rocks from one to another type during transport जो है उसमें। अच्छा, अब पहली टाइप को हम देखते हैं कि फ्रॉस्ट वेजिंग। फ्रॉस्ट वेजिंग को जैसे इसका नाम जाहिर होता है कि फ्रॉस्ट जो है ना वो कोई आइस है या स्नो है, ठीक है, फ्रोजन वाटर है। वेजिंग मीन्स जो है ना, वेज आप देखिए कि कभी किसी आपने ये आपने अपने माइक म्यूट करें प्लीज। अच्छा, अब आपने कभी स्पेशली वो लोग जो गांव में रहते हैं तो वो लकड़ियां जो है वो तोड़ने वाला आता है या वो तोड़ते हैं, तो बहुत बड़े जो बड़ा पीस होता है, चंक होता है, ट्रंक होता है, उसको तोड़ते हुए क्या करते हैं, जब एक दफा उसको करते हैं तो उसमें एक क्रैक सा हो जाता है, दूसरी दफा मारते हैं फिर क्रैक थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर क्या करते हैं कि उसमें कोई पत्थर रखते हैं या कोई और चीज रखते हैं उसमें, तो वो
क्रैक उसी तरह होते हैं, साथ साथ मारते रहते हैं तो बड़ा होता जाता है और फाइनली यू ब्रेक डाउन दैट वुडन लॉग। इसी तरह फ्रॉस्ट वेजिंग होती है। क्या होते हैं कि जहां उन इलाके में जहां पे फ्रीजिंग और थाइंग साइकिल जो होते हैं, फॉर एग्जांपल जो कूलर पार्ट होते हैं, या वहाँ वहाँ पे जहाँ पे नाइट टेम्परेचर इट फॉल्स बिलो जीरो सो दैट द वाटर इज फ्रोजन, और दिन के वक्त जो है ना धूप निकलती है तो पानी वो फिर जो है ना वो बर्फ होती है या फिर पानी हो जाती है। तो उस किस्म के इलाकों में ये जो है ना दी फ्रॉस्ट वेजिंग फिनोमेना वेरी कॉमन। जैसे हमारे पास मरी में आ जाते हैं, अब देख जब मरी जाते हैं तो पहाड़ों की उस पे बेस पे आप देखते हैं इस तरह से पत्थर लुढ़की ऊपर से आए होते हैं और बेस पे जो है ना वो जमा हो जाते हैं। तो इस तरह की पता क्या होता है कि रात के वक्त पहले क्रैक सा छोटा सा क्रैक प्रोड्यूस होता है, फिर क्या होता है कि जब बारिश होती है उसका पानी उसमें क्रैक्स में चला जाता है, तो रात के वक्त टेम्परेचर फॉल्स बिलो जीरो, तो क्या होता है कि पानी जो है वो बर्फ हो जाता है। और आपको पता है कि व्हेन दी वाटर फ्रीजेस इनटू आइस, तो क्या होता है स्नो, इट एक्सपेंड इट्स वॉल्यूम बाय 9%। तो वो ज्यादा जगह देखे, और यही वजह है कि आप देखें कि आपके पास जो ये कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स आती हैं तो वो पूरी ढक्कन तक भरी नहीं होती है, वो उसे 2-3 एक आध इंच नीचे रख के जो है ना उसको भरते हैं। वो इसीलिए भरते हैं कि अगर कभी कभी खुदा न खास, वो तो फ्रीजर में तो डालते हैं लेकिन वो चिलिंग के लिए डालते हैं, वो नहीं कि इसको बर्फ बनाते हैं उसको। और अगर बर्फ बनती तो फिर देखें कि वो जब एक्सपैंड होता है वो लिक्विड बर्फ बन के तो वो ऊपर तक आ जाता है, लेकिन अगर वो हम थोड़ी स्पेस न छोड़ें तो क्या होगा कि बॉटल आपकी अगर शीशी की बॉटल है तो इट विल क्रैक डाउन, फट जाएगी, और अगर प्लास्टिक की बॉटल है तो इट विल बेंड, तो वो टेढ़ी टेढ़ी हो जाएगी। तो इस वजह से वो जो पानी जो है ना वो थोड़ा रखते हैं ताकि अगर जहाँ पे जो ठंडी की जाती है जगह अगर वो भूल जाए, और लंबे जैसे हम कभी कभी बच्चे होते हैं उधर से ले आते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, अभी उतनी ठंडी नहीं हो तो फ्रीजर में रख देते हैं, एंड जो फॉरगेट, देन फिर वो क्या होता है वो बर्फ हो जाता है, वो जो शरबत होता है जो भी सोल्यूशन उसमें होता है ड्रिंक होता है। तो इसी तरह से ये फिनोमेना भी होता है जब वो क्रैक में पानी चला जाता है, और जब वो बर्फ होता है वो पानी, तो क्या होता है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है साइड वाइज जो है ना इस तरह से, और फिर ये क्रैक जो है ना बड़ा होता जाता है और ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जो है ना डेवलप होता है। और इसी तरह अगर साइड वाइज भी इस तरह छोटे छोटे क्रैक पैदा हों, और ये फिनोमेना जो रिपीटेड साइकिल है आपके ये थाइंग और फ्रीजिंग के, तो क्या होता है कि इवेंचुअली इट विल dislodge one of the block from the parent rock and it will fall down on the slope, अगर स्लोपी एरिया तो उधर जो है ना गिर जाएंगे। तो नीचे जमीन पे जो पत्थर इकट्ठे होते हैं या जो डिपॉजिट हो जाते हैं सबसे रबल सी, आप मरी जाती हुई सड़क के किनारे देखें बहुत सारे स्लोप से छोटे छोटे पत्थर बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे एक जगह पे जमा हुए होते हैं। सो दैट टाइप ऑफ डिपॉजिट्स आर कॉल्ड टैलस डिपॉजिट, तो इनको टैलस डिपॉजिट करते हैं। ये नीचे तस्वीर में भी आप देखें इट यूज्ड टू बी अ सिंगल पीस ऑफ रॉक, ठीक है। फिर बाद में जो है ना इसमें पानी आता है कि बर्फ आती है, इट इज फिजिकली इट ब्रोकन डाउन इनटू 2 pieces, so this is called frost wedging variety or type of the physical weathering। दूसरा जो अनलोडिंग वेदरिंग ड्यू टू अनलोडिंग, ठीक है। अनलोडिंग जो है फॉर एग्जांपल देखें आप जमीन के अंदर जो हमने देखा था कि हमारे पास एक कन्फाइंड प्रेशर होता है, एक जो चारों तरफ से जो है ना रॉक पे जो है वो एक्ट करता है, और एक रॉक के अंदर का भी प्रेशर होता है जो बाहर पे जो है ना। अब ये अगर ज्यादा होगा तो ये इसी तरह फॉर्म में रहेगी, अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि फिर ऊपर जो है ना इसके जो है वो चेंजेस आएंगे। अब फॉर एग्जांपल ये रॉक जो है यहाँ पे थी, ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज किसी वजह से ये रॉक जो है ना सरफेस पे आ गई, तो क्या हो गया कि जैसे ही सरफेस पे रॉक एक्सपोज हुई है इसका प्रेशर जो है ना वो उधर से कम हो गया, खत्म हो गया, तो फिर क्या होगा कि निचला प्रेशर एक्ट करेगा एंड द रॉक विल बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा जिस तरह आपको एक वो दरमियान में से ऑनियन काटे, ऑनियन लाइक लेयर्स विल बी फॉर्म्ड, और आपको एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर देखिए ना, ये यहाँ पे ये ग्रेनाइटिक और ये
ग्रेनाइटिक रॉक्स में बहुत ज़्यादा काम होता है। ये देखिए, ये एक लेयर है और इसके ऊपर दूसरी लेयर है, फिर इसके ऊपर तीसरी लेयर है। इस तरह से लेयर्स पे लेयर जो है ना इकट्ठी हो जाती है। दीज लेयर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द रिडक्शन इन द प्रेशर। और इस किस्म की वेदरिंग को जो है ना हम अनलोडिंग कहते हैं, अनलोडिंग ड्यू टू द डिक्रीज इन प्रेशर। और इस किस्म का जो फिनोमेना है, एक तो आप देखें कि टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से जो है ना ये होता है, और दूसरी उसमें माइंस में क्या होता है कि माइंस के ऊपर आप बीच में एक टनल सी बनाते हैं। अब क्या होगा कि वो तो रॉक कंप्लीट थी, नाउ यू मेड अ टनल, और जैसे ही वो टनल आप उसको आगे जाते हैं, जो होल जो है डेवलप होता है, तो क्या होता है साइड प्रेशर की वजह से क्या होता है कि वो जो रॉक्स होती हैं दे गेट ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस। और कभी कभी ऐसा होता है कि दे फ्लाई लाइक अ बुलेट। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो लॉट्स ऑफ पीपल दे गेट इंजर्ड, द माइनर्स हु आर वर्किंग इन, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो so they do have their protective gears to avoid that type of accidents, जहाँ पे आपके पास ये पत्थर जो है ना अनलोडिंग की वजह से they fly away from the main rock body। तीसरी टाइप जो है फिजिकल वेदरिंग, इसमें आप ये देखें कि कोई केमिकल चेंज नहीं होती है, बड़ी राख जो है ना छोटे छोटे पीसेस में तकसीम होती जाती है वक्त के साथ साथ। अब थर्ड वैरायटी जो है ना आपके पास थर्मल एक्सपेंशन आ जाती है, जिसको हम एक्सफोलिएशन भी कहते हैं, और इसको एक और नाम भी देते हैं, उसको कहते हैं थर्मल शॉक जो है ना, इसको भी कहते हैं कि दिस इज अ थर्मल शॉक। इसमें एंड वेयर दिस थिंग हैपेंस in the regions where the daily temperature is greater than 30 डिग्री सेल्सियस। अब डेजर्ट एरियाज में, और वो पहले जो हमारे पास जो फ्रॉस्ट वेजिंग था तो वो फ्रीजिंग और थाइंग साइकिल से होता था। ये जो है ना एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन साइकिल से होता है। आप अगर किसी जगह स्पेशली जो गर्म इलाके में, पंजाब में है, डेजर्ट एरिया में ऐसा आपको पत्थर मिलेंगे, आप देखेंगे पत्थर के ऊपर से जैसे बिल्कुल आप एक किन्नू के ऊपर से एक छोटा सा पीस हटा दें, माल्टे के ऊपर से एक छोटा सा पीस हटा दें, ठीक है। तो इस किस्म की जो है ना फोलिएशन जो होती है वो दैट इज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंजेस, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि उसकी ऊपर वाली लेयर जो होती है वो इट इज पील्ड ऑफ, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके पास कैबेज है, गर्मी हो जाती है जैसे कैबेज का पीस हट जाता है, इसी तरह पत्थर का भी ऊपर से, जैसे आप ऊपर वाले फिगर में देख सकते हैं फोटो में, वो उधर से हट जाता है। तो ये जो है इस किस्म की, क्योंकि इसमें टेम्परेचर वेरिएशन है, उसमें टेम्परेचर है, लेकिन फ्रीजिंग एंड थॉइंग में है, ये आपके पास कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन में है। इस किस्म की जो है ना सेपरेशन जो है आउटर लेयर सेपरेट होती जाती है वक्त के साथ साथ, और एक वक्त आता है कि सारी लेयर जो है इसकी हट जाती है, तो दूसरी लेयर देयर माइट बी मोर देन टू साइकिल, आपके पास एक लेयर, ये लेयर, इसके पास एक दूसरी लेयर इधर ये हटी है, तीसरी लेयर, तो यू कैन आल्सो गेस दैट दिस स्टोन हैज गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ 3 साइकिल्स ऑफ वेदरिंग। अगर इस पे अभी एक ही लेयर हटी हुई है तो हम कहते हैं कि इस पे अभी एक साइकिल जो है ना वेदरिंग का जो है ना इस पे गुजरा है, और उसके ऊपर वाले एक ही पत्ता जो है ना हटाया डैमेज का। तो जैसे जैसे दूसरी साइकिल होगा, तीसरा साइकिल होगा, तो वो आपको नजर आती जाएगी साथ साथ, हम देखेंगे आगे जाकर एक जगह पे वो जो साइकिल ज्यादा नजर आएंगे। अब फोर्थ टाइप की जो फिजिकल वेदरिंग होती है दैट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। Biological weathering means the broken down of material due to the action of the animals, plants and even the human beings। ठीक है, देखें ना, आप माइनिंग करते हैं तो उसमें भी हम जो है ना बड़ी बड़ी रॉक्स को तोड़ते फोड़ते रहते हैं, छोटे छोटे पीसेस में चेंज करते रहते हैं, तो दैट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग, समझे ना। इसी तरह आप देखें कि बरोइंग एनिमल्स हैं जो कि जमीन में जो है ना घर बनाते हैं, जैसे खरगोश हो गया और ये और एनिमल्स जो है, तो ये क्या करते हैं कि ये जमीन में से वो अंदर जाते हैं और चीजें निकालते रहते हैं, बाहर फेंकते रहते हैं, और फिर जब पानी उधर जाता है तो केमिकल वेदरिंग उसमें होने उसकी शुरू हो जाती है। तो ये भी फिजिकल वेदरिंग काज करते हैं। एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, प्लांट्स की रूट्स देखें, बहुत सारी जगह पर आपको देखा होगा कि जैसे ऊपर प्लांट है
अब एक छोटा सा क्रैक था, इस क्रैक की लॉन्ग जो है ना ये रूट नीचे की तरफ चलती गई है, ये एक रूट इधर से आती गई है, और एक वक्त ऐसा आया कि ये पत्थर जो है ना इट हैज बीन ब्रोकन डाउन इनटू 3 पीसेस। इसी तरह एक्शन जारी रहेगा तो ये क्या होगा कि वक्त के साथ और छोटे छोटे पीसेस में चेंज होता जाएगा। तो ये रूट्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, दैट इंक्लूड्स ह्यूमन बीइंग्स, तो ये भी जो है ना फिजिकल वेदरिंग का करती है। आपने देखो कि ये वो लोग जो पुराने महलों में रहते हैं, जैसे पिंडी के इलाके में अगर कोई रहता हो जहाँ पे गलियाँ, छोटी छोटी गलियाँ घर हैं, और आप देखेंगे उन किसी जगह पे आप नज़र ऊपर उठा के देखें तो आपको जो है ना कहीं पे पाइप सीवरेज का पाइप ऊपर से आता हुआ नजर आएगा, किचन विचन का नीचे कहीं नाले में जा रहा होगा, तो उस पाइप के जहाँ पे बेंड होता है, जहाँ पे एल्बो शेल्बो लगी होती है, तो क्या होता है वहां पे कोई पौधे शब्द भी निकला होता है। देखे कभी एक्सपीरियंस हुए आप लोगों का? यस नहीं सर। हुआ? हाँ, किस किस्म के पौधे यस होते हैं वहां पे? किस किस्म का पौधा होता है वो उमूमन? सर, वो ग्रीन कलर का एक बड़ा सा पत्ता होता है। हाँ, वो ज्यादातर जो है ना वो पौधे जो है ना या तो बर्ड के होते हैं या पीपल के होते हैं, वो पौधे, वो इसीलिए कि और वो कैसे उधर कैसे पीपल का उधर किसने बीज बोया है कि जी उधर ऐसा ही है पीपल या सर। बर्ड का दरख्त निकला है? सर यही चीज समझ नहीं आती कि दीवार में ऊपर तो जाके कैसे ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गैस कर रहे हैं कि वहां पे वो ऊपर जो है ना सर वो दीवार के बायोलॉजिकल साथ जो है ना एक्टिविटी पौधा अभी आप बता निकला दिए हुआ है, ना, पीपल है। वो सर अभी आपने बताया बायोलॉजिकल एक्टिविटी वहां पर होती है। ठीक है ना, बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है ना, तो कौन सी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हुई है वहां पे? सर वहां पे ये प्लांट रूट्स ग्रो इन फ्रैक्चर्स एंड वेजेस अपार्ट द वो तो बाद रॉक्स। में करेंगे ना, पहले तो ये है कि वो तो बाद में देखेंगे कि जी वो ठीक है सर। बाद में फ्रैक्चर करते हैं कि नहीं। सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि ये इस जगह पे प्लांट निकला कैसे है। सर ये तो और अभी आप बताए ना। ना मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आप में से कोई बंदा है, कोई गैस कर सकते हो कैसे उधर पौधा निकल आया बड़ का या पीपल का? अ, नहीं, यहाँ समझ आ रहा है। नहीं नहीं हम नहीं बता ये सकते आप सर। देखें, पीपल ये अल्लाह पीपल ताला और की बड़, कुदरत है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, सारी चीजें अल्लाह ताला की कुदरत में शामिल है। लेकिन अल्लाह जी ताला सर। ने इंसान को अकल दिया ताकि यूज करके उसका सोल्यूशन भी ढूंढे। आप देखते हैं कि उन जगहों पे पानी थोड़ा थोड़ा लीक होता है, ऐसे ही है, जी सर। पानी का भी लीक जी होता है या और कोई ऐसी चीज होती है। और स्पेशली आप देखेंगे वहां पे चिड़िया परिंदे वरिंदे भी बहुत बैठते हैं, जी और सर। वो परिंदे जो है अगर पीपल की भी वो दरख्त के वो छोटे छोटे से अंजीर से होते हैं, वो दाने दाने होते हैं, और जी वो जी खाते हैं। बड़ की भी जिसी तरह अंजीर से छोटे छोटे पीसेस होते हैं, वो खाते हैं। और सीड्स जो है वो, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होते उस बर्ड की डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजर के, तो क्या होता है कि वो जब उधर पोटी शोटी करते हैं उधर उस जगह पे बैंड पे, तो पानी उधर ऑलरेडी थोड़ा सा होता है, तो वो उधर आहिस्ता आहिस्ता वो बीज जो होता है वो जर्मिनेट हो जाता है, एंड एज ए रिजल्ट यू गेट पीपल का। अगर वो पौधों से परिंदे ने खाया है तो पीपल का दरख्त निकल आएगा। अगर उसने जो है ना बर्ड से जो है ना फ्रूट, बर्ड का फ्रूट उसने खाया है तो वहां से जो है ना वो बर्ड के दरख्त का पौधा निकल आएगा। तो दोज आर द रीजन दैट वी गेट दोज थिंग्स, दैट इज आल्सो। अब बाद में जो है ना वो फिर वेदरिंग काज करती है। आप देखिए बहुत सारी जगहों पे जो है ना आपके ये सोसाइटीज में बहुत सारे गटर जो है ना, ये जो है ना वो ओवरफ्लो हो जाते हैं। एक तो ये है कि वो ब्लॉक हो जाते हैं गटर, दूसरी ये होते हैं कि ये आपके जो है ना कौन सी ये लाची के दरख्त उसको कहते हैं, आप आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट इन इंग्लिश। तो वो भी क्या करते हैं कि इसकी रूट्स जो है, और ये दरख्त जो है ना सिर्फ और सिर्फ सेम वाले इलाके में, तो सेम और थोड़ा इलाका नहीं जहाँ पे पानी सरफेस के बहुत नजदीक होता है, वहां पे मिट्टी जो है ना आप देखेंगे वो सफेद सी हो जाती है, उसमें से शार्ट्स निकल आते हैं ऊपर मिट्टी पे। तो वो पौधा वहां पे लगाया जाता है ताकि जमीन का पानी जो है ना वो पौधा इसको जल्द से बहुत ज्यादा पानी वो लेता है। यूकलिप्टस नाम मुझे याद आ गया। यूकलिप्टस जो है ना प्लांट होता है, प्लांट नहीं था बल्कि ट्री होता है। तो वहां पे ये चीज कंट्रोल करने के अब क्या, तो वो लगता बहुत खूबसूरत दिखता है,
और वो माचिस की डब्बी है जो है ना, माचिस में जो तीलियां होती हैं वो भी उसे बनाते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे इसको उगाते हैं और हमारे यहाँ ये अच्छा दिखता है तो सोसाइटीज वाले भी लगा देते हैं। अब क्या होता है कि जितनी भी जो गटर लाइन्स होती हैं जहाँ से पानी होता है तो ये इसकी जड़ें जो है ना पता नहीं मीलों जाके चलती रहती हैं, तो गटर में जाके ये जो है ना बैठ जाती हैं, गटर को क्रैक कर देती हैं, गटर बंद हो जाते हैं एंड यू विल रियलाइज कि वो जब तोड़ते हैं तो देखते हैं कि वो दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट द रूट्स ऑफ द यूकलिप्टस। तो ये अभी आपको समझ आ गई है कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी से किस तरह जो है ना वेदरिंग होती है। और ये किधर मैं दे दूंगा कि आपके जो घरों पे जो पुराने मॉडल में पाइप्स होते हैं उस पर पौधे कैसे निकले हैं, तो डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लेन दैट थिंग कि कैसे सर वो निकले। जिस तरीके से आपने बताया आप नहीं निकलता हमारे ज़हन से। हाँ अच्छा चले, अच्छी बात है कि ना निकले। तो मेरे घर की छत के ऊपर भी मुल्तान में ना, मेरे घर की छत पे भी पूरे घर में कहीं भी दरख्त नहीं है, घर की छत पे एक दरख्त निकला हुआ है। मैंने कहा सुभान तेरी कि दरख्त पता नहीं कहाँ से उग गया ऊपर छत पे। तो अब आपने बता दिया कि वो कैसे निकला है वहां पे। ये भी हो सकता है। बाकी है कि छत पे जो है ना अगर आप लोग गए हो और आपने कुछ खाना वाना खाया हो और वो बीज जो है ना वो फेंक दिए हो, समझे ना, तो वो मिट्टी में दब गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बारिश वारिश होती है तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं बीज एंड दैट्स हाउ वी गेट लॉट्स ऑफ प्लांट इवन ऑन आवर रूफ टॉप्स जो है ना। लेकिन ये फिनोमेनन जहाँ पे आपके पाइप्स वाइप्स होते हैं या यहाँ पे तो वो थोड़ी सी भी जगह बनी हुई होती है, पाइप न भी हो, थोड़ी सा जहाँ पे बर्ड बैठ सके, तो उधर भी जो है अगर पानी भी वहाँ अवेलेबल हो तो वहाँ से ये चीज़ें बहुत सारी आपको। अभी आप जो लोग ऐसे माले में गली माले में रहते हैं तो ज़रा कभी निकलें और ऊपर झांक झांक के देखें, लेकिन ख्याल करें कि वो ये ना समझे कि आप हमारे घरों में झांक रहे हैं, ऊपर से आपको पत्थर भी मारा जा सकता है। You got to be very careful while watching for those trees hanging on the walls of the outer walls of the houses. Anyhow, that was the fourth type of the physical weathering. Now we move to the second type of weathering, that is the chemical weathering. Chemical weathering, as we said, that involves the breakdown, the decomposition of the early found rocks. Decompose होती हैं, and we may get one or new minerals, or what happens that the internal structure of the minerals is broken down. ठीक है, वो जो अब फॉर एग्जांपल आप देखें कि सोडियम क्लोराइड जो है ना इट इज सॉलिड, और फिर क्या होता है उसके जब पानी मिलता है तो इट गेट डिसॉल्व, उसमें जो बॉन्डिंग हो जाती है वो अलग हो जाती है, डिसॉल्व हो जाता है। अब वो इसमें न्यू मिनरल्स भी फॉर्म हो सकते हैं, या जो मिनरल्स होते हैं वो रिलीज भी हो सकते हैं सराउंडिंग एनवायरनमेंट में। जैसे अगर अभी एग्जांपल दिए हेलाइट की, तो क्या होता है कि वो वाटर डिसॉल्व्स दैट मिनरल और वो अपने साथ जो है ना ले जाता है पानी में, और फिर दूसरी जगह पे वहाँ जाके फिर उसको जो है ना प्रेसिपिटेशन हो जाती है, अगर एवापोरेशन हो, टेम्परेचर चेंजेस ज़्यादा हो, या जो कंसंट्रेशन ऑफ द हेलाइट की वो ज़्यादा हो जाए to the extent that it started precipitating from that solution. तो इसमें जो है ना वाटर plays a very important role, as we said, that is a natural solvent और बहुत effective solvent, and lots of things in the nature they get dissolved, especially the inorganic things जो है ना they get dissolved in the water. अब टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग, और जैसे फिजिकल वेदरिंग की 4 टाइप्स थी, इसी तरह केमिकल वेदरिंग की भी 3 टाइप्स हैं. वन इज द डिसोल्यूशन, द अदर इज ऑक्सीडेशन एंड द थर्ड वन इज हाइड्रोलिसिस. अब इनको वन बाय वन हम देखते हैं. डिसोल्यूशन देखते हैं, इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस कि डिसॉल्व हो जाती हैं चीजें. जैसे मैंने कहा कि हेलाइट, अगर ये आप खेवड़ा साल्ट माइन कहीं पे गए हैं, अल्लाह करे कि हम किसी वक्त ये सेमेस्टर खत्म होने से पहले फिजिकली आ जाए तो वी कैन गो टू खेवड़ा माइन समडे एंड लुक एट दिस प्रोसेस ओवर देयर टू. तो वो डिसोल्यूशन सिंपल डिसॉल्व करता है पानी जो है ना, जो भी मटेरियल अवेलेबल. आमीन सर. आमीन. तो उसमें जो क्या होता है कि अगर इफ इट गेट्स अ लिटिल बिट एसिडिफाइड तो उसकी जो कोरोसिव पावर जो है पानी की और ज्यादा हो जाती है, वो डिसॉल्व तेजी से करता है. अब वो हेलाइट की एग्जांपल मैंने दे दी.
साल्ट में क्या होता है कि जब बारिश का पानी होता है साल्ट माइन पे दीवारों में क्रैक्स में वो पानी जो है ना अंदर आता है, और साथ साथ जैसे जैसे नीचे जाता जाता है वो अपने साल्ट जो है ना सॉल्ट जो है ना वो डिजॉल्व करके नीचे लेके जाता है। तो अगर किसी ने विजिट किया खेवड़ा माइन को, आप देखें कि वहाँ पे डिफरेंट पॉन्ड्स हैं, और Yes, sir. पॉन्ड्स की दीवारें जो है ना आपको वो डायमंड्स उसमें वो लाइटें लगाते हैं अंधेरे में, तो वो आपको जी देखते सर, जैसे ऐसे डायमंड्स जो है ना दीवार के साथ चिमटे हुए। वो डायमंड्स नहीं होते हैं, चमक जैसे जैसे पानी उससे गुजरता हो जाता है तो उसमें कुछ क्रिस्टलाइजेशन होती जाती है सॉल्ट की, और crystalline. बाकी पानी जी जो है सर. ना नीचे पॉन्ड में जमा हो जाता है। और ये पॉन्ड का पानी जो है ना क्या कहते हैं, इसके साथ ही जो है ना आईसीआई की एक पेंट फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री है वहां पे। तो ये पानी जो है ना जी सर. पाइप्स के जरिए जो है वो आईसीआई वाले लेते हैं, और इसमें सिर्फ हेलाइट नहीं होता, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर सॉल्ट्स इन दिस वाटर। तो वो सॉल्ट जो है ना वो फिर अलग अलग करते हैं आईसीआई वाले, एंड देन दैट सॉल्ट्स आर सोल्ड इन द मार्केट हेलाइट की सूरत में, या पोटेशियम नाइट्रेट की सूरत में, और किसी और बहुत सारे सॉल्ट इसमें से निकलते, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ दैट ब्राइन। जो वाटर है इसको हम ब्राइन कहते हैं जब उसमें सॉल्ट वगैरह डिजॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह आप देखें कि बहुत सारी जगह ये केव्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे केव्स हमारे यहाँ मार्गल हिल भी बहुत सारे केव्स हैं। तो वो क्या होता है, वो लाइमस्टोन टेरेन है, तो लाइमस्टोन इट गेट्स रेडिली डिजॉल्व इन द वाटर। तो क्या होता है किसी भी जगह अगर आपको एक छोटा सा क्रैक सा पानी को मिलता है, होल सा मिलता है, तो वो पानी उसमें चला जाता है और वो अंदर चलते जाते हैं, डिजॉल्व करते जाता है, चलते जाता है, करते जाता है, यहाँ तक कि वो एक दूसरी जगह से निकल जाता है। और depending upon the cracks available over there, or intensity of the cracks available there, the amount of the water going into those cracks, तो क्या होता है कि जमीन के अंदर आपको बहुत सारे ये देखें, ये आप पानी निकलते जा रहा है, तो इसके साथ ये फिर आगे मिलेगा। अगर इधर नहीं मिलता तो यहाँ पे ये बंद हो जाता है, ये केव जो आता है इधर से आके यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब यहाँ आप जाए तो ये यहाँ से नीचे चलते जाते, साइड में भी चले गए लेकिन फिर आगे नहीं गया। फिर इस तरह देखें और इस तरह चलते 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 ये देखें, ये नीचे जो है ये केव है, बहुत सारे केव में पानी भरा होता है, किसी में नहीं होता है। इसमें अगर नहीं है, ये पुराने केव्स हैं, ठीक है, इसमें पानी अभी नहीं जा रहा है, ये सिंक होल जिसको हम इसको बोलते हैं, ऊपर जो जहाँ से पानी जा रहा होता है। तो इस तरह जमीन के अंदर ये जो है ना आपके पास ये जिगजैग का एक टोपोग्राफी जो है ना वो डेवलप हो जाती है, उसको हम कार्स्ट टोपोग्राफी कहते हैं, या कार्स्ट टोपोग्राफी कहते हैं। जमीन के अंदर जो है ये जो केव्स वेव्स हैं ये जो है उसको हम एक तो माइनिंग करते हैं, माइनिंग वाली बात नहीं करते, ये पानी की जो है ना उससे करते हैं। अब इससे ये क्या होता है कि पानी में जब पानी ये डिजॉल्व करते हैं तो कैल्शियम मैग्नीशियम अगर डोलोमाइट की उससे जा रहा है तो मैग्नीशियम भी साथ में आ जाता है, लाइमस्टोन में कैल्शियम आ जाता है पानी में, और उससे पानी जो है तो फिर वो हार्ड हो जाता है। आप देखिए कि जहाँ हमारे ये पोटवार रीजन्स में फतेह जंग हो गया, जंड हो गया, या मियाँ वाली, इस तरह से ये इलाके जो है ना पोटवार रीजन्स में जो आते हैं हमारे, तो इनका पानी जो है ना साल्टिश होता है। साल्टिश इसलिए होता है अंडरग्राउंड वाटर के, वहाँ पे ज्यादातर जो टेरेन्स जो है वो लाइमस्टोन की है, तो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम जो है ना क्वांटिटी ज्यादा होती है, हार्ड वाटर होता है। अगर साल्ट है तो वो साल्टिश भी होता है, तो दैट इज नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग। तो उसको क्या करते हैं, पहले ट्रीट करते हैं, या फिर आप उससे आप देखें अपना खेती बाड़ी में थोड़ा बहुत वो काम कर जाता है कि उनको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन यह है कि पानी के लिए कपड़े धोने के लिए वो काम नहीं करते। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि सॉफ्टनर, वाटर सॉफ्टनर डालते हैं। ये डिटर्जेंट जो है ये क्या करते हैं, डिटर्जेंट एक तो उसमें झाग साग बनाते हैं, और हार्ड वाटर को डिटर्जेंट में खास किस्म के जैसे सल्फेट वगैरह डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हार्ड वाटर जो है कार्बोनेट से सल्फेट में चेंज हो जाते हैं, और वो फिर उसको लाइट वाटर में जाते हैं, हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर में चेंज हो जाता है। दूसरा फिनोमेना जो है वो केमिकल वेदरिंग का, दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, आप देखते हैं कि आप कभी कभी आपके घर में ये लोहे की सलाखें हो गई, लटर शटर जिससे हम डालते हैं, या और पाइप हो गए पानी के, वो अगर काफी देर तक ऊपर किधर पड़े रहें तो क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, पानी होता है उसमें जाता है, एज ए रिजल्ट आप उस पर कुछ अर्से बाद उसके ऊपर हाथ फेरे तो आपके पास जो है ना
वो जो डस्ट जो है वो ब्राउन कलर की, वो आपकी उंगली के साथ लगती है। दैट डस्ट रस्ट, जिसको हम रस्ट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड दैट जो रस्ट है दैट इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। पहले क्या होता है कि आपके पास ये देखिए आयरन है, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये आयरन ऑक्साइड और हेमाटाइट है Fe2O3, ठीक है। अब पहले ये होता है कि आपके पास, हमारे पास सिमिलरली जैसे हमने बोन रिएक्शन सीरीज में पढ़ा था कि ओलिवीन, पायरोक्सिन, हार्नब्लेंड, बायोटाइट, ठीक है। ये भी जब ये रॉक जो है, ये देखिए ये रॉक, इसमें ये ब्राउनिश कलर के मिनरल जो है ये आपके जो है ना फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स हैं, वो मिनरल जिसमें आयरन और मैग्नीशियम ज्यादा होता है। तो क्या होता है कि आयरन जहाँ पे ज्यादा होगा वहाँ पे आपके पास जो है ना ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो ज्यादा हो जाएगा। इसमें हमारे पास ऑलिवीन, पायरोक्सिन, हार्नब्लेंड वगैरह है, ठीक है। अगर ये रेडिश ब्राउन है, ठीक है, ऑक्साइड जो है ना आयरन का, तो वो उसमें वहाँ पे हेमाटाइट होगा आपके पास। अगर येलोइश ब्राउन है, उसके पास एक दूसरा आयरन ऑक्साइड होता है, उसको हम लिमोनाइट कहते हैं। तो कलर की बेस पे आप जो है ना यू कैन फिगर इट आउट वेदर इट इज हेमाटाइट और लिमोनाइट। ये आप देखें कि ये जहाँ पे ये हार्डवेयर के स्टोर होते हैं वहाँ भी हमें मुख्तलिफ रंग की मिट्टी मिलती है। एक तो ये कि वो मिट्टी में रंग मिलाते हैं, तो केमिकल मिलाते हैं, उसका रंग बनाते हैं। दूसरी मिट्टी जो नेचुरली जो है ना वो इसी तरह होती है, जैसे रेड सुर्ख मिट्टी होगी आपके, तो गाँव शाम में जाए तो बाज़ इलाके में आपको सारी मिट्टी सुर्ख नजर आएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ना आयरन जो है ना वो इट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। किसी जगह जाएंगे पीले रंग की मिट्टी आपको नजर आती है, तो वहाँ पे जो आयरन ऑक्साइड होगा वो लिमोनाइट होगा। तो ये आप याद रखें। और माइंस वगैरह में हम क्या करते हैं कि जब माइन से हम आयरन, जैसे कोयले की माइन फॉर एग्जांपल होगी, उसमें जो है ना ये पायराइट होता है, FeS2 होता है, ये उसको हम निकाल के बाहर कोयले को बाहर छोड़ देते हैं। अब बारिश होती है, ऑक्सीजन उसके साथ मिलती है, तो क्या होता है कि वो फिर जो है ना ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन जाता है। और देखें फिर ये H2SO4 बनता है। H2SO4 इज एन एसिड, और इसको वो इसको माइन एसिड वाटर या एसिड रेन भी कहते हैं, जब इसको कास करते हैं, जब ये SO2 वगैरह ऊपर जाते हैं स्मेल्टर से। अब क्या होता है, ये H2SO4 जो है ना नियर बाई स्ट्रीम्स में जाता है, एसिड है, तो वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ईदर दे डाई इफ इट इज टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, कम है तो वक्त के साथ साथ जो है ना वो H2SO4 के साथ अडाप्ट हो जाते हैं। एंड देन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि फिश है तो उस एंड में हम लोग उसको खाते हैं या और कोई परंचर है तो उसको खाते हैं। तो दैट्स हाउ पीपल गेट पॉइजन विद दीस थिंग्स। तो ये जो है ना ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है ना ये केमिकल जो है ना वेदरिंग का एक प्रोसेस है। अच्छा, अब हाइड्रोलिसिस क्या है? हाइड्रोलिसिस और डिसोल्यूशन में फर्क क्या चीज है? अब पहले हमने पढ़ा था ना कि डिसोल्यूशन है। डिसोल्यूशन में तो सिंपली क्या कि वाटर इट डिसॉल्व्स द थिंग। इसमें क्या होता है कि वाटर उस चीज को डिसॉल्व नहीं करता है, बल्कि जो वाटर में उसका H आयन होता है वो अटैक करता है मिनरल्स की स्ट्रक्चर पे और जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है कि मिनरल जो है डिकम्पोज हो जाता है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उससे और बाकी चीजें बनती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर देखें हमारे पास जो है ना ये ओरिजिनल मिनरल है और ये वेदरिंग प्रोडक्ट है उसकी, ये किसकी है? हाइड्रोलिसिस की वजह से। अब अगर डिसोल्यूशन में जाए तो डिसोल्यूशन में हमने कहा कि सॉल्ट है वो डिसॉल्व है और पानी में सॉल्ट ही रहता है, ठीक है ना। अगर लाइमस्टोन है वो डिसॉल्व होता है पानी में, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना डिसॉल्व फॉर्म में होता है, वो सिर्फ उस चीज को डिसॉल्व करता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो H आयन जो है ना अटैक करते हैं, रिएक्टिव आयन जो है ना वाटर का, उसकी मिनरल पे अटैक करते हैं और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उस जैसे फर्क अब बिल्कुल ये आपके पास यहाँ तक जो है ना ये बोन रिएक्शन सीरीज आ जाती है। यहाँ पे देखें आयरन बियरिंग सिलिकेट्स कौन से थे? पहले ओलिविन बनता है, फिर पायरोक्सिन बनता है, फिर Fe4 बनता है, फिर बायोटाइट बनता है। दैट्स वी स्टडीड इन आवर बोन रिएक्शन सीरीज में। अगर ये जो है ना हाइड्रोलिसिस के साथ इस प्रोसेस में आते हैं तो क्या होते हैं? क्ले मिनरल्स बनते हैं, डिफरेंट क्ले मिनरल्स आर फॉर्म्ड और एज ए रिजल्ट वी गेट आयरन ऑक्साइड। ये नए मिनरल बन गए, ओलिविन, पायरोक्सिन, Fe4, बायोटाइट से ये मिनरल बन गए। अब फेल्सपार है,
अगर केमिकली इस पे एक्ट होगा, क्ले मिनरल बनाते हैं जब हमने पहले, और ये जो है ना क्ले मिनरल कौन सा बनता है, काओलिनाइट बनाता है, जिसको हम कॉलिन, आपने देखा कॉलिन, अभी आपने नहीं देखा शायद, हम देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स में कॉलिन हम देखेंगे, तो वो चाइना क्ले है, उससे बर्तन वगैरह बनते हैं। और उसके साथ में क्ले मिनरल के साथ क्या होता है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम आयन जो है लिबरेट हो जाते हैं एंड दे गो इनटू द सिस्टम, और फिर आगे जाकर जो है ना मुख्तलिफ साल्ट्स इनसे बन सकते हैं, पोटेशियम और एलिमेंट्स। क्वार्ट्ज, देखिए क्वार्ट्ज इज अ वेरी स्टेबल ड्यूरेबल मिनरल एंड इट डज नॉट रिएक्ट विद एनीथिंग। तो क्वार्ट्ज रहते हैं, इसीलिए आप देखेंगे जो आपके पास जो है सबसे ज्यादा जो रेत में जो आपको मिलेगा वो क्वार्ट्ज मिलेगा, वो केमिकली इनर्ट है, वो नहीं रहता। फिर दूसरे नंबर पे आपको फेल्सपार थोड़ा मिलेगा, फिर इसके बाद आपके पास बायोटाइट, मस्कोवाइट वगैरह थोड़ा थोड़ा मिलेंगे, ठीक है। मस्कोवाइट जो है, जिस तरह बायोटाइट, ये मस्कोवाइट जो है ना ए भी क्ले मिनरल्स बनाते हैं और पोटासियम आयन जो है ना रिलीज होते हैं इसमें। कैल्साइड जो होते हैं कैल्शियम बनता है, ठीक है, और कार्बोनिक आयन जो है ना वो रिलीज होते हैं। तो ये जो है ना हाइड्रोलिसिस फिनोमेना से जो ये चीजें इसमें आती हैं। तो ये आपके पास 3 किस्म की 4 किस्म की फिजिकल वेदरिंग और 3 किस्म की केमिकल वेदरिंग होती है। तो ये जी सर, क्वेश्चन जो है ना किसी की मतलब आ सकता है कि आप सारा लिखें वेदरिंग के मतलब, तो आप सातों के सातों टाइप्स लिखेंगे, और अगर आपको बता दिया जाए कि सिर्फ केमिकल पे लिख रहे हैं या फिजिकल पे लिख रहे हैं, तो फिर आप पर्टिकुलरली 4 और 3 को अलग अलग कर लिखेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी कल हमारी क्लास होनी, उसके बाद आपका मिड टर्म होना है, आपका 17 को मेरे ख्याल में पेपर है। आपको टाइम टेबल आ गया है, अपना देख लिए फरहान, आपने फरहान आई हुए यस सर, फरहान आपने देखे 17 को मेरे ख्याल में आपका सेकंड या थर्ड, कल मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा, उस वक्त आपका पेपर होना है। और पेपर ऐसे होना है कि आप जो है 25 मार्क्स हैं मिड टर्म के, और उसमें हाफ जो है आपका थ्योरी होगी, ठीक है, और हाफ जो है वो आपका वाइवा होगा। तो अब आपको जैसे 17 को आपका पेपर खत्म हो जाता है, तो ये तो आपको फिजिकल खत्म, लेकिन अब बाकी पेपर हो रहे होंगे, तो जब बाकी पेपर सारे खत्म हो जाएंगे तो देन रेगुलर क्लास या फिर और कोई हम टाइम देख लेंगे जिसमें हम जो है ना वाइवा कर लें आप लोगों का। अब जो है इसमें जो है हम देखते हैं कि कैसे करेंगे इस वाइवा को। उसमें आपने सब लोगों ने जो है ना वीडियो पे आना है, वीडियो पे आके, ताकि मैं आपको देखूं कि वाकई वही बंदा जो है ना वाइवा दे रहा है या और उसकी जगह और भी बंदा बैठ के आवाज नहीं निकाल रहा है, ठीक है। तो ये हम इसको मेक श्योर करेंगे। इसी तरह जब आप पेपर के लिए आएंगे तो उस वक्त भी आपको मेक श्योर होना चाहिए कि आप टीम हो गया, जूम हो गया, या फिर आपके पास कोई ना कोई जो है ना वीडियो लिंक होना चाहिए। और उस वक्त ये बहाने नहीं चलेंगे कि हमारे पास बिजली नहीं है तो हमारे ये हो गए तो वो हो गए, वो एग्जाम है, एग्जाम में आगे पीछे आप हो गए तो फिर वो एग्जाम पे नहीं काउंट होता, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर नीचे से ऊपर तक आपको भागना पड़ता है, और उमूमन टीचर फिर नहीं लेते हैं पेपर। तो अगर मेरा भी पेपर है, अगर आपने डिलेड जमा करा, एक पेपर मेरा हर 60 to 90 मिनट के पेपर हम देखेंगे, 1 घंटे का पेपर बनाए, 90 मिनट का पेपर बनाए, वो डिपेंड करते हैं अपॉन द टीचर, ठीक है। तो इसमें आपको 1 घंटे में दिया जाएगा और 1 घंटे के अंदर आपने पेपर जल्दी से सबमिट करना है। अगर आप इन केस सबमिट नहीं करते तो फिर हम मार्किंग आपकी नहीं कर सकते, LMS पे आपने सबमिट करना है पेपर, अगर सबमिट नहीं करेंगे तो मार्किंग का मसला हो जाता है। फिर उसके लिए आपने क्या करते हैं कि विद इन दैट ड्यू टाइम, अगर आपको सबमिशन का प्रॉब्लम है तो यू कैन मेल इट टू द टीचर, लेकिन वो फिर आपका रिजल्ट डिले हो जाएगा, क्योंकि वो फिर टीचर मार्क नहीं कर सकता है। ही या शी हैज टू गेट द परमिशन फ्रॉम द एग्जाम सेक्शन कि वाकई इसका बच्चे का पेपर मार्क करें कि ना करें। अगर वो कहे कि मत करें मार्क तो फिर आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप कोशिश करें कि आप जब जैसे ही पेपर आपको खत्म हो 5-10 मिनट पहले से जो है ना उसको LMS पे जो है ना अपलोड करने की कोशिश करें। द पेपर इज गोइंग टू बी वेरी इजी। जो कुछ आपने हमने रिकॉर्ड किए, जो आपको पढ़ाया है, जो बंदा
जो है ना अपनी क्लास में मौजूद था, उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है कि वो जो है ना वो करे अपना, उसको प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो आप लोग जो है ना इसमें तैयारी करें, कोई ऐसे मुश्किल पे